नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल विषय 8वां पाठ उद्योग, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों को देखिए और इन आकृतियों के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। आकृति 8.1 में दो उद्योगों में होने वाली सिलसिलेवार प्रक्रियाओं को दिखाया गया है। उनका निरीक्षण करो। प्रत्येक चित्र के नीचे चौखट में क्रमांक लिखकर प्रक्रियाओं को क्रमवार लिखो। दोनों उद्योगों के लिए अलग अलग रंगों की कलम का प्रयोग करो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन उद्योगों के नाम बताओ। इन उद्योगों में कौन सा कच्चा माल लगता है? कच्चे माल का रूपांतरण पक्के माल में कैसे होता है? कच्चे माल का पक्के माल में रूपांतरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब इन चित्रों के बारे में भौगोलिक स्पष्टीकरण। उद्योगों के द्वारा कच्चे माल का रूपांतरण करके पक्के माल में किया जाता है। यह प्रक्रिया कारखानों में होती है। पक्का माल टिकाऊ, अधिक उपयोगी एवं मूल्यवर्धित होता है। उद्योग एवं कारखानेदारी द्वितीयक व्यवसायों में आते हैं। संसाधन की उपलब्धता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं अन्य अनुकूल कारकों के कारण किसी भी प्रदेश में उद्योगों में वृद्धि होती है और औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। उद्योगों के कारण मनुष्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक। उपरोक्त कारकों का विचार करते हुए नीचे दिए गए उद्योगों के अनुकूल स्थानों को आकृति में अलग अलग चिन्हों के माध्यम से चित्र में दिखाओ और प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर देखो, उद्योग दिखा गया, महामार्ग है, बाजार है, ऊर्जा है, लौह मार्ग है, लौह मार्ग यानी रेल, खनिज, वन, कृषि का माल, नदी, जलाशय, श्रमिक आपूर्ति, लौह इस्पात, वस्त्र उत्पादन, चीनी उत्पादन। प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक घटकों की सूची बनाओ। तुम्हारे द्वारा सुझाए गए स्थान पर उद्योग की स्थापना के पीछे की अपनी भूमिका स्पष्ट करो। इस पद्धति का उपयोग कर तुम किन उद्योगों का स्थान निर्धारण कर सकते हो? भौगोलिक स्पष्टीकरण। किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास अनेक कारकों पर निर्भर रहता है। उदाहरण, कच्चा माल, मानव संसाधन, जल की आपूर्ति, परिवहन सुविधा, पूंजी बाजार। उपरोक्त घटकों का वितरण असमान होने से औद्योगिक विकास भी समान मात्रा में नहीं होता। कुछ प्रदेश उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं तो कुछ प्रदेशों में केवल विशिष्ट उद्योग ही स्थापित होते हैं। घने वन, पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थल जैसे क्षेत्र उद्योगों के लिए प्रतिकूल होते हैं। देखो होता क्या। नीचे दिए गए कारकों का वाचन करो और इन प्रदेशों में कौन से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं बताओ। परिवहन की उत्तम सुविधाएं, कुशल मजदूर, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, चूने की खानें, सस्ता मानव संसाधन, निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं बढ़ता नागरीकरण, फलों के बगीचे, मानव संसाधन, परिवहन की उत्तम सुविधाएं, विद्युत जल आपूर्ति, निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं बाजार। बताओ तो। लौह, मैग्नी, चूना, कोयला, लौह इस्पात। यहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण। जमशेदपुर में कौन सा उद्योग है? इस उद्योग के लिए कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है? कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? इस उद्योग में कोयले का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या तुम्हारे जिले में इस्पात उद्योग स्थापित करना लाभदायक होगा? सकारण बताओ। भौगोलिक स्पष्टीकरण। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देते समय तुम्हें ध्यान में आया होगा कि लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक आवश्यक कच्चा माल, ऊर्जा संसाधन जमशेदपुर के निकट के क्षेत्रों से उपलब्ध होती हैं। इस उद्योग हेतु उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल भारी होता है। उसे उद्योग केंद्र ले जाना फायदेमंद नहीं होता। इसलिए कच्चा माल जिस क्षेत्र में उपलब्ध होता है वहीं उद्योग स्थापित करना लाभकारी होता है। इसलिए जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण हो चुका है। स्वरूप प्रकृति के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का प्रकार। पहला, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, भारी उद्योग, बड़े उद्योग। मिट्टी के बर्तन बनाना, बेकरी इत्यादि। मध्यम उद्योग में फल प्रक्रिया उद्योग, गुड़ का कारखाना इत्यादि। भारी उद्योग में सीमेंट, चीनी, लौह इस्पात इत्यादि। करके देखो अपने अपने क्षेत्र में किसी एक उद्योग की जानकारी निम्नलिखित शब्दों प्रश्नों के आधार पर लिखो। उद्योग का नाम, उद्योगपति का नाम, कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, कौन सा कच्चा माल उपयोग किया जाता है, कौन सा माल तैयार किया जाता है, कारखाने के परिसर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं, आज आप अपने उद्योग के माध्यम से समाज के लिए क्या करते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण। दिए गए तीनों चित्र उद्योग से संबंधित हैं परंतु उनका कार्य एवं स्वरूप अलग अलग है।
इन उद्योगों को कच्चा माल, मानव संसाधन, पूंजी, जगह इत्यादि की आवश्यकता है। इन उद्योगों के स्वरूप के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। किसी उद्योग का पक्का माल अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल हो सकता है। जैसे चीनी उद्योग से तैयार शक्कर मीठे पदार्थ के रूप में बिस्कुट, मुरब्बा एवं जेली बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, वैसे ही लौह इस्पात उद्योग के द्वारा तैयार होने वाली लोहे की सलाखें एवं चादरें, अभियांत्रिकी, लोहे का फर्नीचर आदि उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कृषि आधारित उद्योग। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि उत्पादन में विविधता पाई जाती है, इसीलिए कृषि आधारित उद्योग भी वहाँ बहुत हैं। इन उद्योगों के साथ साथ कृषि से प्राप्त उत्पादों पर प्रक्रिया करने वाले उद्योगों का भी विकास हुआ। इसमें दुग्ध व्यवसाय, फल प्रक्रिया, अन्न प्रक्रिया, गुड़ का कारखाना इत्यादि का समावेश होता है। कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना सर्वत्र स्थापित हुई है। वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग जैसे भारी कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। अब यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, जरा उन चित्रों के बारे में हम देखेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिए गए चित्रों से उद्योगों को पहचानो एवं बताओ कि इन उद्योगों के लिए अनुकूल स्थान कौन से हैं। पहला चित्र है, फिर दूसरा चित्र है मत्स्य उद्योग है, दुग्ध व्यवसाय है और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही हैं। लकड़ी से फर्नीचर का काम यहाँ पे हो रहा है, कारखाना है। अ चित्र में दिखाए गए उद्योग का नाम बताओ। अ एवं आ चित्र में दिखाए गए उद्योगों में क्या अंतर है। ई चित्र में दिखाए गए चित्र में से क्या अलग है। चित्र में दिखाए गए उद्योगों के प्रकार बताओ। ऐसे अन्य उद्योगों के नाम बताओ। देखो होता है क्या, लोहे की छड़ें तैयार करना प्रकार है, मोमबत्ती तैयार करना, फर्नीचर बनाना, कागज तैयार करना, दवाइयाँ बनाना, चीनी उत्पादन, गुड़ निर्माण, अगरबत्ती बनाना, सूती वस्त्र तैयार करना, रेलवे इंजन तैयार करना, पापड़ बनाना। यहाँ पर दूसरी तरफ भी विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए हैं। गुड़ बनाने का है, किस प्रकार से गुड़ बनाया जाता है। फल प्रक्रिया का चित्र दिया गया है। दाल मिल का चित्र दिया गया है। औद्योगिक विकास। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का निर्माण और विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने हेतु औद्योगिकीकरण का विकास होना आवश्यक है। देश के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होता है, उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, देश के पक्के माल की निर्यात में वृद्धि होती है, इसीलिए विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि होती है। ऐसे अनेक कारणों को देखते हुए औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एवं प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या को रोजगार दिलाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी देशों में औद्योगिक विकास हेतु सोच समझकर प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को विद्युत, पानी, कर इत्यादि में विशेष छूट दी जाती है। महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम MIDC। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने 1 अगस्त 1962 के दिन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की और प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। इससे राज्य भर में उद्योगों का विकेंद्रीकरण होना अपेक्षित है। महाराष्ट्र की तरह देश में अन्य राज्यों में भी ऐसे ही निगम हैं। ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः ऐसे उद्योग होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों के लिए आवश्यक अलग अलग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण। औद्योगिक विकास के कारण कई लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही औद्योगिकीकरण के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। औद्योगिकीकरण के कारण प्रदेश के युवकों को रोजगार प्राप्त होता है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ने में सहायता मिलती है। कृषि प्रधान देश में कृषि पर आधारित उद्योगों धंधों का विकास आर्थिक विकास हेतु आवश्यक होता है। ऐसे उद्योगों के कारण देश कृषि और देश का विकास भी होता है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोजगार, कृषि का विकास, वन क्षेत्र का हनन, जनसंख्या, वस्तुओं का स्थिर मूल्य, श्रमिक आपूर्ति, कुशल श्रमिक, प्रदूषण, जीवन स्तर को ऊंचा करना, सिंचाई के तहत अधिक भूमि, बाजार, परिवहन सुविधाओं का विकास, भूमि का बढ़ता मूल्य, संस्कृति विकास, साक्षरता, झुग्गी झोपड़ियां, विपुल जल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, गरीबी, नगरीकरण को प्रोत्साहन, प्रवासितों की संख्या, संचार के माध्यम। जानकारी प्राप्त करने के कौन से माध्यम हैं? यदि हमें शीघ्र जानकारी प्राप्त होनी हो तो कौन से माध्यमों से मिलेगी? व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप इत्यादि इसके आधार पर चलते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण। आज सूचना प्रौद्योगिकी आज के युग में एक महत्वपूर्ण अभियांत्रिकी क्षेत्र है।
इस क्षेत्र का कार्य संगणक के द्वारा चलता है। इस क्षेत्र में भारत ने अच्छी प्रगति की है। इस उद्योग में कार्यरत कुशल श्रम शक्ति इसका प्रमुख कारण है। इस उद्योग में तकनीकी जानकारी ढूंढना, प्राप्त करना, विश्लेषण करना एवं संग्रह करना, आलेखों के द्वारा प्रस्तुत करना, मांग के अनुसार आपूर्ति करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। इन सभी जानकारियों का इंटरनेट के माध्यम से संगणकों, मोबाइलों इत्यादि साधनों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। इन सभी के लिए विशिष्ट संगणक प्रणाली की रचना करना भी इस उद्योग का एक प्रमुख भाग है। आज संगणक एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है। अनेक प्रकार की जानकारी संगणक में संग्रहित की जाती है एवं विश्व में उसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों का सामाजिक दायित्व किसी उद्योगपति अथवा औद्योगिक समूह के द्वारा समाज की हित अथवा पर्यावरण के संतुलन के लिए किया गया कार्य उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व का भाग समझा जाता है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अथवा सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज में अभावग्रस्त जरूरतमंद व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को सहायता कर समाज हित के लिए उपयोगी कार्य करना आवश्यक होता है। इस हेतु से 5 करोड़ से अधिक मुनाफा कमाने वाले उद्योगपतियों अथवा औद्योगिक समूहों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मुनाफे में से कम 2% राशि समाजोपयोगी कार्य के लिए खर्च की जाए। सरकार इस बात पर जोर दे रही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में उनकी सहायता अपेक्षित होती है: शैक्षणिक सुविधाओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की आपूर्ति, किसी गांव अथवा क्षेत्र का विकास करना, निराधार व्यक्तियों के लिए चलाए जाने वाले केंद्रों, पर्यावरणीय विकास केंद्रों को सहायता प्रदान करना इत्यादि। उद्योगों द्वारा सामाजिक दायित्व पर किए जाने वाले खर्च और औद्योगिक समूहों को सरकार की ओर से करों में छूट मिलती है। थोड़ा विचार करो, मानव संसाधन एवं उद्योगों का सहसंबंध बताओ। क्या आप जानते हैं औद्योगिकीकरण एवं पर्यावरण उद्योगों के द्वारा कच्चे माल पर प्रक्रिया कर उसे पक्का माल तैयार किया जाता है। ऐसी निर्माण प्रक्रियाओं के द्वारा उद्योगों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन होते समय कुछ हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों एवं प्रदूषकों का निर्गमन होता है। इससे वायु, जल, ध्वनि एवं भूमि का प्रदूषण होता है। ऐसे प्रदूषण को औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिक प्रदूषकों के कारण उत्पन्न पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के विषय में आज वैश्विक स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उद्योग के स्थान का निर्धारण करते समय स्थानीयकरण के परंपरागत कारणों के साथ साथ पारिस्थितिकीय कारकों का भी विचार किया जाने लगा है। कारखानों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन द्वारा हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों एवं प्रदूषकों को निपटान किया जाना चाहिए। ईंधन की बचत करने वाले वाहनों एवं यंत्र सामग्री का उत्पादन होना चाहिए। प्रदूषण का नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन इत्यादि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत में औद्योगिक प्रदूषण रोकने की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भी कुछ कानून एवं नियम बनाए गए हैं। उदाहरण जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इत्यादि। भारत सरकार का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण से संबंधित कार्य देखता है। नियम का उल्लंघन करने वाले कारखाने के प्रबंधन इसके लिए उत्तरदायी होता है और दंड का अधिकारी होता है। देखो होता है क्या। भारत के कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम स्थापित हुए हैं। उनके संक्षिप्त रूप दिए गए हैं। उन्हें पूर्ण नाम ढूंढो और कॉपी में लिखो। BHEL, BEL, HAL, ONGC, NTPC, NTC, SAL, GAIL। उदाहरण BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये उसका पूरा नाम दिया गया है। देखो होता है क्या। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य केंद्रों को IT हब के नाम से जाना जाता है। भारत में ऐसे केंद्र कौन से शहरों में विकसित हुए हैं, इंटरनेट की सहायता ढूंढो और उन्हें भारत के मानचित्र पर सूची के साथ दर्शाओ। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। थोड़ा दिमाग लगा, कौन से प्रकार के उद्योगों के द्वारा ग्रामीण भाग से शहरों की ओर जाने वाले लोगों के प्रवाह को रोका जा सकता है। ये उद्योग कहाँ स्थापित होने चाहिए। थोड़ा विचार करो। यदि तुम उद्योगपति बन जाते हो तो निम्नलिखित में से क्या क्या करोगे। केवल मुनाफा कमाओगे, एक उद्योग से दूसरा उद्योग बनाओगे, कर अदा कर मुनाफे में से कुछ भाग समाज के लिए खर्च करोगे, नए उद्योगपतियों के उद्भव के लिए प्रयास करोगे। जल साक्षरता, समय की मांग। जल मानव के लिए मानव जीवन का मौलिक घटक है। बढ़ती जनसंख्या, बदलती प्रकृति, वर्षा की अनियमितता इत्यादि के कारण पिछले कई वर्षों से अनेक देशों में जल की कमी की समस्या तीव्र होती जा रही है। भारत को भी आगामी भविष्य में जल की तीव्र कमी का सामना करना पड़ेगा। यह भारत के जल उद्योग के एक सर्वेक्षण से पता चलता है। भारत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है। भारत की नदियों को वर्षा से जल मिलता है। उपलब्ध जल को रोककर विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना आवश्यक है।
छोटे छोटे बांध, नहरी, खेत, तालाब बांधकर जल का पुनर्भरण करना, पानी का पुनरुपयोग करना, जल प्रदूषण कम करना, उद्योगों से निकलने वाली मलिन पानी पर प्रक्रिया कर उसका उपयोग करना इत्यादि उपायों के द्वारा योग जल प्रबंधन किया जा सकता है। हम वैयक्तिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी बर्बाद न करें और कम से कम उपयोग करने का नियम बना लें तो पानी की कमी की समस्या पर विजय पाई जा सकती है। जल प्रबंधन हेतु समाज में जागरूकता फैलाना समय की आवश्यकता है। दिया गया चित्र किससे संबंधित है? इस उपक्रम का क्या लाभ होगा? इस उपक्रम एवं रोजगार का क्या सहसंबंध है? भारत के कौन से उद्योग नवरत्न हैं? उन्हें नवरत्नों का दर्जा क्यों दिया गया है? इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।